प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मिस्र में मिले संस्कृत के शिलालेखों पर। उन शिलालेखों में क्या लिखा है, क्या वास्तव में संस्कृत भाषा का उसमें प्रयोग किया गया है, संस्कृत के साथ साथ तमिल भाषा का प्रयोग भी किया गया है, कहाँ से ये संस्कृत के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, किसने इनकी खोज की है और क्या महत्व है इनका, सारे तथ्यों की चर्चा मैं इस वीडियो के अंदर बहुत ही विस्तार से करने वाला हूं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत यहाँ से करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो जानकारी दे रहा हूँ वो जानकारी मैंने कहाँ से ली है। अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ अखबारों में एक तथ्य की बहुत चर्चा की जा रही है। इजिप्ट से संस्कृत के सबसे प्राचीन प्रमाण मिले हैं, इस तरह की खबरें अखबारों के माध्यम से चलाई जा रही हैं। 12 फरवरी 2026 का अखबार है, आप उसमें इस खबर को देख सकते हो। ये खबर इसलिए और महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें संस्कृत के साथ साथ तमिल के 20 शिलालेखों की खोज हुई है इजिप्ट में। इसके संबंध में अखबारों में क्या जानकारी है, वास्तविक जानकारी क्या है, सब कुछ आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं चर्चा करने वाला हूं देश और स्थान के परिचय की। जहां से ये शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो स्थान क्यों महत्वपूर्ण है। इसके बाद चर्चा करने वाला हूं शिलालेखों की जो खोज है वो किसने की थी। इसके बाद लेखों की संख्या और भाषा पर बात करने वाला हूं। फिर लेखों में संस्कृत भाषा का क्या महत्व है उस पर बात करने वाला हूं और आपको उन शब्दों को दिखाने वाला हूं जिनकी चर्चा अखबारों में की जा रही है। और अंत में मैं आपको बताऊंगा भारत और मिस्र के प्राचीन संबंधों के बारे में। तो सबसे पहले आपको इन तथ्यों को अच्छे से समझना है और जिसे डाउट हो वो 12 फरवरी 2026 का अखबार खोलकर देख ले, वहां पर ये खबर मौजूद है। तो यहां से करते हैं अपने वीडियो की सही से शुरुआत और सबसे पहले बात करते हैं देश और स्थान के परिचय की। इजिप्ट जैसे भारतीय लोग मिस्र कहते हैं। मिस्र के प्राचीन थेब्स क्षेत्र में नील नदी के पश्चिमी तट पर वैली ऑफ द किंग्स अर्थात फेरो की घाटी है, यानी राजाओं की घाटी है, क्योंकि मिस्र में राजा को फेरो ही कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जहां मिस्र के प्राचीन राजाओं और शक्तिशाली कुलीन परिवारों की कब्रें हैं जो 1550 से 1070 ईसा पूर्व के मध्य की हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं रुकना चाहूंगा। एक अखबार ने लिखा है कि जो संस्कृत के लेख प्राप्त हुए हैं वो 1600 ईसा पूर्व के हैं और इसी खबर को मेरे पास मेल किया गया और मुझसे पूछा गया कि 1600 ईसा पूर्व में संस्कृत प्रचलित थी, क्योंकि ये अखबार इस तरह की बातें लिख रहे हैं। इसकी सच्चाई क्या है बताओ। तो जब छानबीन की गई तो 1600 ईसा पूर्व की जो बातें हैं वो राजाओं की कब्रों के बारे में लिखी गई हैं, ना कि संस्कृत के शिलालेखों के बारे में। इसे आपको अच्छे से समझना है क्योंकि अखबार वाले पूरी बात को ठीक से नहीं लिखते हैं। हेडलाइन कुछ और होगी और अंदर कुछ और ही लिखेंगे, तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब तक वहां 60 से भी ज्यादा कब्रें खोजी जा चुकी हैं, जिनमें सबसे प्रमुख कब्रें तुतनखामुन, रामसेस द्वितीय, सेती प्रथम, रामसेस षष्ठ की हैं। तो ये तुतनखामुन कौन है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। प्राचीन मिस्र का फेरो, अभी मैंने आपको बताया था कि वहां राजा को फेरो कहा जाता है। तो प्राचीन मिस्र का एक राजा था तुतनखामुन और उसका जो समय माना जाता है वो 1332 से 1323 ईसा पूर्व के मध्य में उसका शासनकाल माना जाता है। और इतिहास में वो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उसकी जो कब्र है वो सही रूप में पाई गई है, तो वो अपनी कब्र के कारण प्रसिद्ध है। इसके बाद नाम आता है रामसेस द्वितीय का। रामसेस द्वितीय के बारे में मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूं बहुत अच्छे से। अगर आपको विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। और रामसेस द्वितीय का जो शासनकाल था 1280 से 1213 ईसा पूर्व के मध्य में था और रामसेस द्वितीय को अक्सर रामसेस महान के नाम से इतिहास में दर्ज किया गया है। इसके बाद नाम लिखा है सेती प्रथम का। ये सेती प्रथम का जो शासनकाल है वो 1290 से 1200
80 ईसा पूर्व के मध्य में माना गया है और ये रामसेस द्वितीय का पिता था और ये अपने सैन्य अभियानों और भव्य निर्माण कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। इसके बाद नाम आता है रामसेस षष्ठ का। इसका जो शासनकाल माना जाता है वो 1145 से 1137 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है और ये 20वें राजवंश का फेरो था। और ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसकी कब्र और धार्मिक जो चित्रांकन है उसके कारण इसे इतिहास में महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने तुतनखामुन, रामसेस द्वितीय, सेती प्रथम, रामसेस षष्ठ के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दी। चट्टानों को काटकर बनाए गए लंबे गलियारे, अंदर कक्ष, मूर्तियां, खजाना और चित्रकारी को कब्रों के अंदर अच्छे से दिखाया गया है। वर्तमान में वैली ऑफ द किंग्स विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है। तो ये परिचय था देश और स्थान का। अब बात करते हैं अभिलेखों की खोज किसने की या शोध किसने किया। स्विट्जरलैंड के लॉजेन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर इंगो स्ट्राउच और EFEO संस्था के शार्लोट स्मट ने मिलकर शिलालेखों की पहचान और व्याख्या की। 10 से 13 फरवरी 2026 के मध्य तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय तमिल अभिलेख विज्ञान सम्मेलन में इन शिलालेखों की जानकारी दी गई थी। इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है और इनके बारे में जो बताया गया उस पर कई विद्वानों ने अपनी प्रतिक्रिया भी जताई। अब बात करते हैं अभिलेखों की संख्या और भाषा के बारे में। थीब्स के पास स्थित थीबन नेक्रोपोलिस की 6 कब्रों में लगभग 30 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ये थीबन नेक्रोपोलिस क्या है इसे समझा देते हैं आपको अच्छे से। प्राचीन मिस्र का शमशान क्षेत्र है ये, नील नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है ये आपको ध्यान में रखना है। और यहीं से 30 शिलालेख प्राप्त हुए हैं और 30 में से 20 तमिल ब्राह्मी में है जो तमिल भाषा को लिखने की सबसे प्राचीन लिपि मानी गई है। कौन सी? ब्राह्मी, जिसे धम्म लिपि कहा जाता है। और बाकी जो शिलालेख हैं वो प्राकृत, मिश्रित प्राकृत जिसे संस्कृत कहा जा रहा है, गांधारी खरोष्टी में है। और यह खोज साबित करती है कि प्राचीन तमिल क्षेत्र के लोग केवल मिस्र के साथ समुद्री व्यापार में ही नहीं शामिल थे बल्कि वे नील नदी घाटी के अंदरूनी भागों तक गए और वहां पहले से मौजूद ग्रीक और लैटिन अभिलेखों के साथ उन्होंने अपने नाम भी लिखे। ये यहाँ से समझ में आता है। सबसे प्रमुख जो नाम आता है वो आता है सिके कुर्रन का। ये आपको ध्यान रखना है, कुछ जगहों पर सिकाई भी लिखा हुआ है लेकिन मैं इसे सिके ही कहूंगा, ये आपको मैं पहले ही बता रहा हूं। जो 5 कब्रों में 8 बार पाया गया है, सिके कुर्रन 5 कब्रें हैं उनमें 8 बार ये मिलता है। यह नाम कभी अंदरूनी दीवारों पर, कभी ऊंचाई पर तो कभी प्रवेश द्वारों के पास उकेरा गया है। एक शिलालेख में आया और देखा वाक्य भी लिखा है। अन्य तमिल नामों में कोपान, चातन, किरण शामिल हैं जो दक्षिण भारत के प्रारंभिक तमिल अभिलेखों में भी मिलते हैं। इसीलिए ये महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए इनको महत्व दिया जा रहा है। सिके कुर्रन नाम का पहला भाग सिके संस्कृत शब्द सिखा अर्थात चोटी से जुड़ा हो सकता है। इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा और अच्छे से आपको समझा दूंगा कि ये क्यों कहा गया है। जबकि दूसरा भाग कुर्रन स्पष्ट रूप से तमिल है। इसका संबंध कुर्रम अर्थात विजय या वध से है। यही मूल शब्द चेर वंश की युद्ध देवी कुर्वई और कुर्वन में भी मिलता है। कुर्रन नाम पहले भी मिस्र में मिला है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं रुकना चाहूंगा। यहाँ एक देवी का उल्लेख आया है जिसका नाम कुर्वई लिखा हुआ है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। प्राचीन तमिल परंपरा की एक युद्ध और विजय की देवी है ये। इनका उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है। वीरता, युद्ध, शिकार, शक्ति की प्रतीक ये मानी जाती है। तमिल द्रविड़ धार्मिक परंपरा की अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण देवी है और बाद में इसे हिंदू देवी दुर्गा के साथ समन्वित कर दिया गया। लेकिन हिंदू देवी दुर्गा अलग है
और द्रविड़ परंपरा की ये देवी अलग है, लेकिन आजकल दोनों एक ही मानी जाती हैं। लेकिन जब इतिहास की बात की जाती है तो दोनों का इतिहास एक दूसरे के विपरीत है। देवी कोर्रावई तमिल द्रविड़ परंपरा की प्राचीन देवी है, ये आपको ध्यान में रखना है। आइए आगे बात करते हैं। यह है कोर्रापुमन नाम के रूप में लाल सागर के बंदरगाह शहर विरेनिके में मिले एक मिट्टी के बर्तन पर अंकित था। क्या अंकित था? कोर्रन नाम। यहाँ पर वेरेनिके की चर्चा की गई है तो आपको याद दिला दूं, 2022 में इसी स्थान से गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी, ये वाली जो सामने आपको दिख रही है। ये गांधार कला से प्रभावित है। इसका समय दूसरी सदी का माना गया है। और वेरेनिके है क्या? प्राचीन मिस्र का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर था जो लाल सागर के तट पर स्थित था। इसे तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में टॉलमी वंश के शासक टॉलमी द्वितीय ने स्थापित किया था। इसका नाम उसकी माता वेरेनिस के नाम पर रखा गया था। यहाँ पर टॉलमी द्वितीय की चर्चा आई है तो इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी आपको देता हूँ, ताकि भारत और मिस्र के जो प्राचीन रिश्ते हैं उनके बारे में आपको समझ में आ जाए। टॉलमी द्वितीय का जो उल्लेख है अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। वहां पर तुलमोए अर्थात टॉलमी नाम आता है और उसमें कहा गया है कि अशोक ने इसके यहाँ अपना धम्मदूत धम्म के प्रचार हेतु भेजा था और अशोक का जो साम्राज्य था वो वहां तक फैला हुआ था, अर्थात मिस्र तक फैला हुआ था। ये बात यहाँ से निश्चित हो जाती है। जो बातें अशोक के लेखों में लिखी हैं वो सब सही हैं, लेकिन आज के कुछ इतिहासकार, सारे इतिहासकार नहीं, कुछ इतिहासकार इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। वो उनका मत हो सकता है, लेकिन प्रमाण रखना मेरा काम है। स्वीकार करना या न करना वो आपका काम है। सम्राट अशोक के शासन काल से ही मिस्र और भारत के बीच में जो संबंध थे वो बहुत अच्छे से और प्रमाणों के साथ आज भी देखे जा सकते हैं। सबसे पहला जो प्रमाण है वो अशोक के शासनकाल में ही मिलता है, जब उन्होंने अपने एक धम्मदूत को मिस्र भेजा था धम्म का प्रचार करने के लिए। और दूसरी सदी ईस्वी में सातवाहन राजाओं के द्वारा एक बुद्ध की प्रतिमा वहां पर भेजी गई थी और वो 2022 में इसी वेरेनिके बंदरगाह से प्राप्त हुई थी। आगे लिखा है यह स्थान रोमन मिस्र और हिंद महासागर के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक द्वार था। यह नाम संगम साहित्य में भी मिलता है, जिससे मिस्र के शिलालेखों का प्राचीन तमिल साहित्य से सीधा संबंध स्थापित होता है। एक अन्य तमिल शिलालेख में लिखा है कोपान वाराटा कंतान, अर्थात कोपान आया और देखा। यह शैली ग्रीक अभिलेखों से प्रभावित है, क्योंकि मिस्र के उस क्षेत्र में ग्रीक लेख पहले से मौजूद थे। संभवतः इसी कारण ये शैली ग्रीक अभिलेखों से प्रभावित है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसी तरह थोड़ी थोड़ी जानकारी लेखों में मिलती है, मुख्य रूप से भारतीय व्यापारी और यात्रियों के हस्ताक्षर और छोटे छोटे लेख हैं। शोधकर्ताओं ने इसकी तुलना संगम साहित्य से की है। यह लेख प्रथम सदी से तीसरी सदी ईस्वी के माने जाते हैं। लेख दर्शाते हैं कि प्रथम सदी से तीसरी सदी के मध्य भारतीय यात्री और व्यापारी मिस्र की यात्रा पर जाते थे। दक्षिण भारत के यात्री और व्यापारी लाल सागर से मिस्र जाते थे और यह संगम युग के समुद्रीय व्यापार की पुष्टि करता है। इन तथ्यों को आपको अच्छे से समझना है। तो ये तो थी जानकारी अभिलेखों की संख्या और भाषा के बारे में। अब बात करते हैं अभिलेखों में क्या संस्कृत भाषा प्रयोग की गई है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण तथ्य है और इसके संबंध में ही झूठ फैलाया जा रहा है। सिके कोर्रन नाम का पहला भाग सिके संस्कृत शब्द सिखा अर्थात चोटी से जुड़ा हो सकता है, ऐसा अखबार वाले कह रहे हैं। अगर सिके शब्द सिखा अर्थात जो ब्राह्मणों की चोटी है उससे जुड़ा हो सकता है,
है नहीं, हो सकता है, ये लिखा है। तो इस हिसाब से नेपोलियन नेपाल का हुआ। अगर इसी तरह से शब्दों के अर्थों को बदला जाएगा तो आप हर शब्द को बदल सकते हो। तो यहाँ पर कहीं भी मेल मिलाप दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक खास विद्वान वर्ग है हमारे देश में जो हमेशा हर चीज को संस्कृत से जोड़ने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं है कि मैं संस्कृत का विरोध कर रहा हूं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना बहुत गलत कार्य है। अगर कहीं संस्कृत है तो मैं उसे पूरी तरह से स्वीकार करता हूं, लेकिन अगर कहीं पर प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है और उस प्राकृत को आप संस्कृत का रूप दे रहे हैं तो ये पूरी तरह से गलत है और लोगों के अंदर भ्रम फैलाने के रूप में इसे देखा जाएगा। और मैं देख रहा हूं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले ये काम कर रहे हैं। यूट्यूब पर उनकी वीडियो मौजूद है, आप लोग देख सकते हो। आगे लिखा है, एक संस्कृत शिलालेख में एक क्षयरात राजा के दूत का उल्लेख है। यहाँ जो क्षयरात लिखा हुआ है इसके बारे में आपको थोड़ा समझा देते हैं और इनकी चोरी यहीं से पकड़ी जाती है। क्षयरात प्राचीन भारत का एक शक राजा था जो पहली दूसरी सदी ईस्वी में पश्चिमी भारत में शासन करता था और ये मुख्य रूप से गुजरात, मालवा और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में अपनी सत्ता जमाए हुए थे और इनके वैवाहिक संबंध सातवाहनों के साथ हुए थे। अब यहाँ पर जो क्षयरात लिखा गया है, क्या लेखों में यही नाम मिलता है? नहीं मिलता है। आज भी उसके सिक्के मौजूद हैं, आप लोग पढ़ लेना। उसके सिक्कों पर जो नाम मिलता है वो खहरातस मिलता है, क्षयरात नहीं मिलता है। तो खहरातस को क्षयरात लिख देना ये संस्कृत का रूप दर्शाता है कि आपने प्राकृत को संस्कृत का रूप दिया है, जो सबसे गलत कार्य है। आज भी इसके सिक्के मौजूद हैं, ये सामने आप देख रहे हो, ये सिक्का है और ये एक शक राजा था और शकों के शासन काल में हमारे देश में जो भाषा प्रचलित थी वो प्राकृत ही थी और शकों की अपनी भी भाषा थी। तो दोनों का जब मिलन हुआ तो थोड़ा सा रूप परिवर्तित हुआ है, लेकिन उसमें भी प्राकृत ज्यादा है। यहीं से इनकी चोरी पकड़ी जाती है कि अखबारों में किस तरह से झूठ को फैलाया जाता है। और झूठ क्या फैलाया जा रहा है कि यहाँ पर नाम आया है क्षयरात जो संस्कृत का है, जबकि सही नाम क्या है? खैरात जो प्राकृत का है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुत सोच समझ के शब्दों को प्रयोग करना चाहिए, पहले जांच लेना चाहिए कि ये सही है या नहीं है। और अखबारों में दी गई हर चीज सही नहीं होती है। आप पैसा दे दो और अखबारों में कुछ भी निकलवा सकते हो। और यहाँ पर जो दूत भेजने की बात आई है वो एक शक राजा के द्वारा भेजा गया था और आगे लिखा है कि इससे स्पष्ट होता है कि व्यापारी, दूत और शासकीय वर्ग से जुड़े लोग भी इन समुद्री संपर्कों में शामिल थे, अर्थात मिस्र की यात्रा करते थे। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि संस्कृत के संबंध में जो झूठ फैलाया जा रहा है वो झूठ ही है, वो सच नहीं है। अधिकतर लेखों में छोटे छोटे नाम हैं जो यात्री और व्यापारी पर्यटकों के हो सकते हैं। लेखों में प्रयोग किए गए शब्दों को विद्वानों ने इंडिक नेम्स कहा है। निश्चित रूप से इन नामों को संस्कृत भाषा के नाम नहीं कहा है। नाम क्या क्या मिले हैं? सेना, कान्हा, कन्ह, धम्म, नागा, वासा, काटा, सती, ये शब्द प्रयोग किए गए हैं, लेकिन ये संस्कृत के नहीं है। ये प्राकृत में मिलते हैं या फिर मिश्रित प्राकृत भाषा, जैसे बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत कहा जाता है, उसमें मिलते हैं। अब जो मिश्रित प्राकृत भाषा है उसे ही संस्कृत इतिहासकार कहते हैं। इसे संस्कृत इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अधिकतर विद्वानों के अनुसार संस्कृत प्राकृत भाषा से प्राचीन है। जो नाम प्राकृत भाषा और ब्राह्मी अर्थात धम्म लिपि में लिखे हैं उनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। इसीलिए प्राकृत भाषा में जो नाम लिखे हैं वह एक प्रकार से संस्कृत भाषा के ही नाम है। यहाँ प्राकृत को ही संस्कृत का नाम दिया जा रहा है। इन शब्दों के अलावा नमो, धामा, पुता, पुतासा आदि का प्रयोग भी किया गया है और ये नाम भी शिलालेखों में मिलते हैं। नमो शब्द संस्कृत का नहीं है, न धम्म शब्द संस्कृत का है, ये प्राकृत के हैं। यहाँ पर मैंने अच्छे से समझाया है कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन्हें आज भी ये लगता है कि भारत की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है और प्राकृत भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत से हुई है। इसीलिए प्राकृत भाषा में जो कुछ लिखा है वो संस्कृत से ही आया है। इसीलिए प्राकृत नाम हटा के संस्कृत लिख दो ताकि लोगों के अंदर गलतफहमी पैदा हो जाए। जहाँ संस्कृत लिखी है
और अपने शुद्ध रूप में लिखी है वहां मैं उसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन जहां प्राकृत लिखी है, जहां मिश्रित प्राकृत लिखी है, वहां उसे संस्कृत ना कहा जाए, क्योंकि संस्कृत कहने से लोगों के अंदर भ्रम पैदा हो जाता है। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि आज जो संस्कृत प्रचलित है उसी की बात की जा रही है, जबकि वर्तमान समय में जो संस्कृत प्रचलित है वो 700-800 साल पुरानी है। उससे पहले जो संस्कृत प्रचलित थी उसका रूप इससे अलग है, और राजा हर्षवर्धन के समय में जो संस्कृत प्रचलित थी उसका रूप और भी अलग है, और जो गुप्त काल में प्रचलित थी उसका रूप और भी अलग है, और जो सातवाहन काल, कुषाण काल, शकों के शासन काल में जो भाषा प्रचलित थी उसका रूप और भी अलग है। वो प्राकृत से प्रभावित हैं, लेकिन इन्हें भुला दिया जाता है। इन सभी नामों का प्रयोग यात्री और व्यापारियों ने किया है। जैसे आजकल लोग किसी पर्यटक स्थल पर घूमने जाते हैं तो वहां अपना नाम लिख देते हैं। इसी तरह के नामों का प्रयोग किया गया है वैली ऑफ द किंग से प्राप्त लेखों में। संस्कृत या शास्त्रीय संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। इन लेखों में प्राकृत का प्रयोग किया गया है, मिश्रित प्राकृत का प्रयोग किया गया है और तमिल भाषा का प्रयोग किया गया है। और लिपि के तौर पर धम्म लिपि, जिसे ब्राह्मी भी कहा जाता है, उसका प्रयोग किया गया है और खरोष्ठी का प्रयोग किया गया है। और साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है गांधारी जो प्राकृत है उसका भी प्रयोग किया गया है। एक तथ्य की और मैं चर्चा करना चाहूंगा। जैसे आप गूगल पर सर्च करोगे तो विकिपीडिया खुल के आता है। विकिपीडिया पर जब आप पढ़ोगे, चाहे कुषाणों के बारे में हो या ग्रीकों के बारे में हो, तो वहां पर उनकी जो भाषा है, ग्रीकों की ग्रीक थी, तो इसके बाद वहां पर लिखा होगा संस्कृत, जबकि ग्रीकों के समय में दूर दूर तक संस्कृत का कोई नामो निशान नहीं था। फिर भी वहां पर यह आपको लिखा मिलेगा, और फिर लोग उसी को पढ़ते हैं, फिर उनके अंदर भ्रम पैदा हो जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि संस्कृत उस समय प्रचलित थी, और ये अभी भी विकिपीडिया पर प्रयोग किया जाता है। आप लोग विकिपीडिया को खोल के देख सकते हो। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि शिलालेखों में संस्कृत का प्रयोग नहीं किया गया है। मैंने एक एक शब्द को अच्छे से समझाया है। सिके शब्द को संस्कृत शब्द शिखा से जोड़ा जा रहा है और उसे बताया जा रहा है कि इसकी उत्पत्ति ब्राह्मणों की जो शिखा है उससे हुई है। और दूसरे शब्द के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, जो छैरात राजा की बात की गई है उसका नाम छैरात नहीं खैरात था, और उसके सिक्के मौजूद हैं, आप उन्हें देख सकते हो। तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि जो अखबारों में चल रहा है वो सिर्फ आधा सच है, उसमें पूरी सच्चाई है ही नहीं। अब बात करते हैं भारत और मिस्र के प्राचीन संबंधों के बारे में। भारत और मिस्र के संबंध अत्यंत प्राचीन समय से हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मन के मिस्र में प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ सिंधु जो लोग थे वो मेसोपोटामिया से मिस्र तक पहुंचते थे, या उनका सामान मिस्र जाता था मेसोपोटामिया होते हुए। ये इस बात का प्रमाण है। सिकंदर ने मिस्र पर विजय प्राप्त करने के बाद टोलमी राजवंश के समय में समुद्री व्यापार पर अधिक जोर दिया था। अलेक्जेंड्रिया से भारत और मिस्र के बीच काली मिर्च, दालचीनी, रेशम, मोती, हाथीदांत, कीमती पत्थर का व्यापार होता था। रोमन काल अर्थात 30 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य में वेरेनिके, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह से सोना, चांदी, कांच, शराब, धातुएं आदि भारत आता था। इसकी चर्चा ग्रीक लेखों में मिलती है। सम्राट अशोक के शासन काल से वर्तमान समय तक भारत और मिस्र के मध्य व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ते दिखते हैं, उनके प्रमाण भी हैं। अशोक के 13वें लेख में स्पष्ट रूप से इस तथ्य की चर्चा की गई है कि उनके द्वारा एक धम्मदूत को मिस्र भेजा गया था धम्म के प्रचार हेतु। इसके बाद सातवाहन काल में एक बुद्ध की प्रतिमा मिस्र भेजी गई थी, वो 2022 में प्राप्त हुई थी वेरेनिके बंदरगाह से। इसके बाद अभी इतने सारे शिलालेख प्राप्त हुए हैं जो प्रथम सदी ईस्वी से लेकर तीसरी सदी ईस्वी के मध्य के हैं, अर्थात सम्राट अशोक के शासन काल से लेकर वर्तमान समय तक स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि मिस्र और भारत के जो संबंध थे वो अच्छे थे, दोनों के बीच व्यापार होता था। तो ये तो थी जानकारी मिस्र से प्राप्त तमिल ब्राह्मी प्राकृत, मिश्रित प्राकृत जिसे संस्कृत कहा जा रहा है, वो गांधारी प्राकृत और खरोष्ठी लिपि के संबंध में। अगर आपका कोई प्रश्न है इसके संबंध में तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो, मैं वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।